हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ ए दिल का 26वां भाग। तो अगर आपको ये भाग समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग बाकी के भाग को सुन लीजिएगा, तो आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। धीरज उसे इशारा करता है तो टाइगर उसके हाथ में एक कटर ला कर देता है, जिसे देख खुशी के साथ साथ वो बंधा हुआ आदमी भी डर जाता है। टाइगर उस आदमी के हाथ को पकड़ धीरज के सामने कर देता है, जिससे धीरज बिना सोचे उस हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है। वहीं वो आदमी दर्द से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका मुंह बंद होने की वजह से दर्द अंदर ही अंदर घुटकर रह जाता है। वो मछली की तरह ज़मीन पर तड़प रहा था। वहीं खुशी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरज के कॉलर को उसने कस के पकड़ लिया था। वही टाइगर उस आदमी का मुंह खोल दोबारा पूछता है कि अब बताओ कि वो कहाँ मिलेगा। वही वो आदमी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। बस इतना पता है कि वो सीमा नाम की लड़की से मिलने के लिए उसके कोठे पर जाता है। यह लड़की कहाँ मिलेगी? टाइगर कहता है। वो दुबई में, उस आदमी ने दर्द भरी आवाज़ में। अब मुझे जाने दो प्लीज़, मैंने बता दिया तुम्हें। तुम भी उसी गंदी नाली के कीड़े हो, समझे? तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, नरक में जाओ, टाइगर कहता है। वहीं खुशी धीरज को हकलाते हुए कहती है, जाने दीजिए उसे। खुशी की बात सुन धीरज डेविल स्माइल लेते हुए कहता है, अब तुमने कहा है तो छोड़ना ही पड़ेगा। यह कहे धीरज उस आदमी के पास जा एक झटके से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। यह सब देख उसकी चीख निकल जाती है और वो अपने कदम पीछे लेती है और धीरज उसके पास जाता है। लेकिन खुशी तो इस हैवान को देख डर रही थी। लेकिन धीरज खुशी को गोद में उठा तहखाने के अंदर ले जाता है, जहाँ एक कमरा था, और खुशी को बेड पर बिठा देता है। खुशी डरी सहमी सी बैठी काँप रही थी। वहीं धीरज अपने कपड़े उतार अपने चेहरे को साफ करता और अंदर जाकर शावर चालू कर नहा कर आता है, तो देखता है खुशी बाहर नहीं थी और जल्दी से बाहर जाने लगता है। तो देखता है खुशी बाहर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन टाइगर ने उसे रोक रखा था और खुशी से कहता है, आप नहीं जा सकती। अगर बॉस ने देख लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप अंदर चली जाइए। धीरज वहाँ खड़ा हो सब देख रहा था। खुशी कहती है, कैसी चली जाऊँ मैं? मेरे सामने इन्होंने एक और जान ले ली, वो भी मेरे मना करने के बाद भी। तब धीरज आता है और खुशी को एक हाथ से खींचकर अपनी गोद में उठा लेता है और वापस कमरे की तरफ चला जाता है। खुशी कहती है, छोड़िए हमें, नहीं रहना आपके साथ, जाने दीजिए हमें। लेकिन धीरज को कहाँ खुशी की बात की फिक्र थी। वो अंदर ले जाता है और कहता है, कहा था मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। और खुशी के बालों में अपना हाथ फंसाते हुए उसके बाल जोर से खींचता है और कहता है, ये बता मुझे पहले कि राघव तुम्हारा किरस था, तो तुमने मुझसे प्यार किया, मतलब राघव तुम्हारा पहला प्यार था, फिर ये क्यों कहा कि तुम्हारा प्यार मैं हूँ? बोलो। और खुशी कुछ कहती उससे पहले धीरज ने अपने नाम की मुहर उसके होठों पर लगा दी। खुशी उसे दूर कर रही थी, लेकिन धीरज उसे कमर से पकड़ टाइट किस करने लगता है।
और खुशी को एक झटके से बेड पर पटक देता है और खुशी का पल्लू साड़ी से अलग कर देता है। फिर धीरे धीरे केस उसकी गर्दन पर करता है, लेकिन बीच में राघव की बात याद आते ही वो खुशी को एक जम से बाइट कर देता है और खुशी चिल्ला जाती है। खुशी के आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं, लेकिन धीरज को तो जुनून सवार था। उसका गुस्सा खुशी के जिस्म पर निकल रहा था। खुशी एकदम से धीरज को धक्का दे देती है, जिससे धीरज दूर हो जाता है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों? मैं तो पहले ही आपकी हो चुकी हूँ, फिर इतना गुस्सा क्यों? मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन धीरज का तो अब खुद को कंट्रोल रख पाना नामुमकिन था और वो वापस से खुशी के पास जाता है और खुशी को कमर से पकड़ अपनी ओर करके वापस उस पर टूट पड़ता है। इस बार खुशी कुछ नहीं कहती और धीरज की मनमानी करने देती है। धीरज खुशी को वापस नेक पर किस करने लगता है, जिससे खुशी शहर उठती है और उसके हाथ धीरज के बालों पर चले जाते हैं और उनको सहलाने लगती है। धीरज खुशी की कमर टाइट पकड़े हुए था, बीच बीच में उसे मसल रहा था। इससे खुशी को मीठा मीठा दर्द हो रहा था। खुशी भी धीरज को कसकर पकड़ लेती है। धीरज उसके पास जाकर उसको गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है और खुद भी खुशी के ऊपर जाकर लेट जाता है। धीरज खुशी के कपड़े को अलग कर देना चाहता था, लेकिन खुशी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो धीरज कहता है, पहली बार तो नहीं है ना, मेरा हक है तुम पर। लेकिन थोड़ी देर बाद खुशी को वो घटना याद आ जाती है जो धीरज ने उस आदमी के साथ की थी। फिर एकदम से उठ जाती है और खुशी कहती है, बिल्कुल नहीं, जब तक आप इन लोगों को मारना बंद नहीं कर देते तब तक आप मेरे करीब भी मत आना। धीरज कहता है, खुशी मेरे बेकाबू हुए जिस्म को तुम अब दूर नहीं कर सकती और अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे अंदर का वो जानवर जागेगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। खुशी ये बात अच्छे से जानती थी कि धीरज जब एक बार बहक जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। खुशी के पास जाने से फिर कुछ भी हो उसे अपनी भूख शांत करनी होती है, कैसे भी करके। खुशी चुपचाप खड़ी थी। धीरज उसके पास आता है और पीछे से एक हाथ उसके पेट पर रख देता है और खुशी अपनी आंखें बंद कर खड़ी रहती है और धीरज से कहती है कि आप मेरे लिए ये सब बंद नहीं कर सकते। धीरज कहता है, जब तक उन लोगों का पता नहीं चल जाता तब तक बिल्कुल नहीं। और ऐसा कहकर खुशी उसको उसके अतीत का याद दिला देती है, जिससे धीरज दूर हो जाता है। फिर अचानक धीरज के दूर हो जाने से खुशी उसकी तरफ देखती है जो खिड़की के तरफ खड़ा हुआ हाथ बांधे बाहर झांक रहा था। खुशी उसके पास जाती है और धीरज का चेहरा पकड़कर, तो क्या वो आदमी मयंक और बिलाल का आदमी था, इसलिए आपने उसे? धीरज कहता है, हाँ, इसलिए। तुम तो जानती हो बेवजह मैं किसी को नहीं मारता। या तो तब जब तुम्हें कोई बुरी नज़र से देखे। खुशी धीरज का हाथ पकड़ते हुए, आपकी नज़र तो मेरी है और मेरी आपकी। अब से आप किसी को नहीं मारेंगे, सिर्फ बिलाल और मयंक के अलावा। धीरज कहता है, ऐसी कोई बात मत करो, मैंने कहा ना, मैं बेवजह किसी को नहीं मारता। खुशी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और मन में कहती है, ए मिस्टर बेवजह किसी को नहीं मारती। अगर कोई मुझे घूरे तो उसे तक छोड़ते नहीं। फिर धीरज की नज़र खुशी जो ब्लाउज़ पर थी और पेटीकोट पर, तो धीरज की नज़र फिर वहाँ चली जाती है, जिससे वो फिर से बेकाबू होने लगता है। फिर एकदम से खुशी को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचता हुआ खुशी के होठों पर अपने होठ टिका देता है।
फिर उसको एकदम से झटक के गोद में उठा बेड पर पटक देता है और खुशी के ऊपर टूट पड़ता है। खुशी का नाजुक सा बदन धीरज के कठोर से बदन को सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि धीरज खुशी के ऊपर था। खुशी उसे धकेल रही थी, लेकिन धीरज जब बेकाबू होता है तो उसे कहाँ किसी की पड़ी। फिर धीरज खुशी को अपनी आगोश में ले लेता है। कुछ देर बाद वो खुशी को बाहों में भरकर सो जाता है। खुशी फिर चैन की सांस लेती है और कहती है, बाल बाल बच गई मैं तो। ये कितने निर्दयी है, पता नहीं कब अकल आएगी इनको। देखो तो मेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। अब कैसे आराम से सो रहे हैं, मैं भी सो जाती हूँ अब थोड़ा दूर होकर। लेकिन खुशी धीरज की बाहों से निकलना चाह रही थी और धीरज की बाहों का घेरा और टाइट हो गया, जिससे खुशी का निकलना नामुमकिन था। खुशी को ऐसा लग रहा था धीरज सो गया है, लेकिन धीरज जग रहा था। धीरज कहता है, सो जाओ आंखें बंद करके, लेकिन खुशी हकलाते हुए कहती है, आप थोड़ा दूर होकर सो जाइए, हमें नींद नहीं आ रही है। धीरज कहता है, अब ऐसे ही आदत डाल लो तुम्हें। सीरियसली ऐसा लगता है मैं और तुमसे दूर होऊंगा। खुशी फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरज खुशी को अपनी तरफ कर अपनी बाहों में लिए सो जाता है। धीरज को कोई फिक्र नहीं, वो तो बेफिक्र होकर चैन से सो रहा था, लेकिन खुशी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने तो वही सब घूम रहा था। आखिर मैं क्या करूं? ऐसा कि ये लोगों की जान लेना बंद कर दें। उसके भी तो बीवी बच्चे होंगे ना। पता नहीं उस बिलाल के चक्कर में कितनी जानें लेंगे ये। ऐसी पूरी रात निकल जाती है। खुशी पूरी रात बेचैन होती है। उसकी नज़र धीरज पर जाती है, जो चैन से सो रहा था। खुशी कहती है, मेरी नींद खराब करके खुद कैसे चैन की नींद सो रहे हैं। धीरज को देखते देखते कब उसकी आँख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जब खुशी की नींद खुलती है और सामने देखती है तो धीरज उसे ही निहार रहा था। खुशी धीरज को अपने सामने देख चौंक जाती है और वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? धीरज कहता है, तुमने बताया नहीं कल रात जो मैंने पूछा था। तो खुशी कहती है, आपने मौका दिया, आप तो मेरी बात सुन ही कहाँ रहे थे, बस मेरे ऊपर चढ़े जा रहे थे। धीरज कहता है, मतलब तुम्हारा गलती तुम करो और तुम्हें पनिशमेंट भी ना दूँ, लेकिन आपने मेरी बात तो सुनी होती। कम से कम मेरी गलती थी ही नहीं तो वो क्या था जो आदि ने बोला था कि तुम्हारा पहला क्रश राघवेंद्र था। अरे उस बारे में, हाँ, तो हमारे कॉलेज में लड़कियों में बहुत फेमस है। आखिर कौन सी ऐसी लड़की होगी जिनका वो क्रश ना हो। हाँ, यह बात ज़रूर है, उन्हें किसी ने देखा नहीं था, पर उनके काम के चर्चे हमारे कॉलेज में फेमस है। खुशी अपने ख्यालों में खोते हुए कहती है। वहीं धीरज का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। वहीं खुशी जब बोलते हुए रुक जाती है और धीरज की ओर देखती है तो डर जाती है और हकलाते हुए कहती है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि उस राघव के बारे में बात करते हुए तुम्हारे चेहरे पर चमक कैसे आ रही है। धीरज खुशी को घूरते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो तो हमें बस उनका काम पसंद है। उनकी कंपनी द्वारा की गई गहनों की डिज़ाइन और कपड़े बहुत पसंद है। मेरे पास उनके डिज़ाइन की बहुत सारी मैगज़ीन भी हैं, क्योंकि हमें आगे चलकर वही करना था। खुशी अपनी बात रखती है। तो राघवेंद्र पर तुम्हारा क्रश नहीं है? धीरज फिर पूछता है। क्रश था,
पर उनके काम को लेकर। वैसे भी हमने उन्हें देखा नहीं था और ज़रूरी थोड़ी है क्रिस को सब उल्टी में ले। हमने उन्हें हमेशा आइडियल की तरह देखा है। भाई ने तो बस क्रिस का नाम दे दिया, इसे और कुछ नहीं, खुशी कहती है। वही खुशी की बात सुन धीरज अब शांत हो जाता है और फिर कहता है, तो तुम्हें इतना पसंद है उसका काम? धीरज पूछता है। हाँ, हमें सच में बहुत पसंद है। खुशी आंखों में चमक लिए कहती है। तो क्या तुम उस कंपनी में काम करोगी? धीरज पूछता है। लेकिन हम तो आपके साथ काम करते हैं, तो राघव जी के साथ काम कैसे कर सकते हैं? ना बाबा ना, पहले ही बहुत भुगत चुके हैं, अब और नहीं, आपके साथ ही ठीक हूँ मैं तो। दरअसल तुमने जितनी भी ज्वेलरी की डिज़ाइन देखी होगी, वो सारे मेरी माँ के हाथ के किए डिज़ाइन हैं। राघव बस उस कंपनी को चला रहा है। धीरज कहता है, तो क्या मम्मी जी एक डिज़ाइनर है? खुशी कहती है। हाँ, उन्हें बहुत शौक था, उनका सपना था वो एक ज्वेलरी शॉप खोले और उनके हाथों से की गई ज्वेलरी डिज़ाइन मार्केट में आए। लेकिन जब चाचा चाची के साथ ये घटना हुई तो इतना कहे धीरज चुप हो जाता है। वहीं धीरज की उदासी देख खुशी बात बदलते हुए कहती है, हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी की गई ज्वेलरी देखेंगे, उस हिसाब से उनसे काम कराइएगा। धीरज खुशी की बात को सुन कहता है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मुझे सुबह दुबई के लिए निकलना है। वही धीरज का जाने का सुन खुशी उदास हो जाती है और फिर कहती है, ठीक है, अब घर चलिए, हमें भूख लगी है। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? धीरज हैरान होकर पूछता है। वहीं खुशी मासूमियत से कहती है, आपने नहीं खाया था तो मैं कैसे आपके खाने के बाद ही मैं खाती हूँ? तुम पागल हो क्या? मैं नहीं खाऊंगा तो तुम भी नहीं खाओगे क्या? आपसे पहले हम कैसे खा सकते हैं? खुशी कहती है, तुम किस ज़माने में जी रही हो? खुशी में अगर लेट हो जाया करूँ, घर लेट आया करूँ तो मेरा वेट मत किया करो, खा लिया करो, समझी? धीरज खुशी को समझाते हुए कहता है। खुशी अपना सर ना हिला देती है और कहती है, नहीं, माँ कहती हैं कि पति से पहले नहीं खाना चाहिए पत्नी को। ओह मेरी भोली बीवी, अब मैं तुम्हारा क्या ही करूँ? तुम्हारा धीरज अपना सर पकड़ते हुए कहता है। तो दोस्तों, मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको स्टोरी लाई हूँ। तो अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी।